अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं चित्रा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक पैदावार हेतु रबी की दलहनी फसलों में किए जाने वाले जरूरी प्रबंधन, अच्छा बाजार भाव प्राप्त करने हेतु आंवला की तुड़ाई और बाद के प्रबंधन, रबी मौसम में विभिन्न दलहनी फसलों जैसे चना, मटर और मसूर इत्यादि की खेती हमारे राज्य में की जाती है और अभी ये दलहनी फसलें बढ़वार की अवस्था पर हैं। इन दलहनी फसलों में ऐसे कई रोग और कीट हैं जो सभी फसलों को हानि पहुंचाते हैं। तो दलहनी फसलों में लगने वाले इन हानिकारक कीट और रोगों की पहचान आप किस तरह से करें और इनकी रोकथाम के लिए क्या उपाय अपना सकते हैं, आप इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पौध संरक्षण विभाग जिला पटना के संयुक्त निदेशक प्रभात कुमार। रबी मौसम में मसूर, चना, मटर, खेसारी मुख्य रूप से इसकी खेती हमारे किसान भाई करते हैं और खास करके अपने राज्य में टाल क्षेत्र जो है वो दलहन उत्पादन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जहां सिर्फ दलहन की फसल मिक्स क्रॉप के रूप में, मतलब मिश्रित फसल के रूप में तिलहन और कहीं कहीं छिटपुट गेहूं लगाकर मुख्य रूप से दलहन की खेती यहाँ हमारे किसान भाई टाल क्षेत्रों में करते हैं। मसूर और चने की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। तो वर्तमान समय में जो मौसम देखा जा रहा है, खास करके तापमान में गिरावट, कुहासा, बदली छाई हुई है, ऐसे मौसम में मुख्य रूप से दलहनी फसलों को समस्याओं से हमारे किसान भाई अपनी फसल को बचा सकते हैं। अपने प्रदेश के किसान भाइयों ने अभी मटर, चना, मसूर आदि की फसलें लगा रखी होंगी और इस समय इन फसलों में मौसम के बदलते कुछ रोगों का प्रकोप भी हो रहा होगा। किसानों को इन रोगों की पहचान न होने के कारण इनकी समय से रोकथाम नहीं कर पाते हैं, जिससे फसल काफी प्रभावित होती है। तो क्या है इनकी पहचान एवं इनके लक्षण, आइए जानते हैं। एक तो स्टेम फिलियम ब्लाइट और दूसरे रस्ट जिसे हरदा रोग कहते हैं, मुख्य पहचान उसकी हमारे किसान भाई समझते हैं कि जैसे हरदा रोग में पत्तियों पर पीले रंग के फफोले पड़ते हैं और धीरे धीरे पत्तियां झड़ने लगती है। इसी प्रकार स्टेम फिलियम ब्लाइट में पत्तियों पर काले काले धब्बे पड़ते हैं और उसमें भी पत्तियां झड़ने लगती है और 2, 3, 4 दिन के अंदर ही पूरी की पूरी फसल बर्बाद होने लगती है। अगर बीज की उपचार करके बुआई किए हैं तो बहुत अच्छा, रोग से नुकसान की संभावना कम रहेगी। अगर हमारे किसान भाई बीज का उपचार नहीं कर सके हैं, इस बार हथिया नक्षत्र में भी अच्छी बारिश होने के चलते जमीन में नमी भरपूर मात्रा में रही, जिसके चलते अधिक नमी में हमारे किसान भाई दलहनी फसलों की बुआई कर दिए हैं। उन्हें उखड़ा रोग से सामना करना पड़ रहा है। इस रोग में पत्तियां पहले पीला पड़ने लगती है, सूखा हुआ दिखता है। शुरू में जब रोग के लक्षण आते हैं तो शाम में फिर वही पौधे हरा दिखने लगेंगे। धीरे 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 2, 3, 4 दिनों के बाद आप देखेंगे क्या कि पूरा पौधा पीला पड़कर सूख गया और जब उसको उखाड़ कर देखेंगे तो उसका जड़ का भाग जो है अन्य पौधों की तुलना में इसका ज्यादा कड़ा हो जाता है।
और समस्या मसूर में टाल क्षेत्रों में आ रही है, वो लुसर्न कैटरपिलर का, वो सिर्फ मसूर को आक्रांत करता है। मसूर के पौधों की फुनगी पर वो जाला बनाकर छोटे छोटे हरे रंग के कीड़े, देखने से आपको लगेगा क्या कि आधा इंच से भी छोटे वो कीड़े पतले हरे पीले रंग के दिखेंगे। किसान भाइयों, अभी आपने जाना इन रोगों की पहचान एवं इनके लक्षणों के बारे में, और अब जानते हैं कि आप इन रोगों की रोकथाम किस प्रकार करें जिससे आपकी फसल की बढ़वार अच्छी हो सके तथा आपको अधिक से अधिक उत्पादन मिले। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नाम की जो फफूंदनाशी है, इसकी 3 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाएंगे और छिड़काव ऐसा करेंगे जमीन पे हो। कहने का मतलब कि छिड़काव का जो नोजल है, यंत्र का जो नोजल है, वो जमीन की ओर इंगित रहना चाहिए, लेकिन जमीन की मिट्टी को भिगा देना ही इस रोग के फैलाव को बचाने का एकमात्र उपाय होगा। कीट का अगर प्रकोप आपका कहीं दिखे टाल क्षेत्र या अन्य क्षेत्रों में, तो हमारे किसान भाई इसके उपचार के लिए या तो बीटी का प्रयोग करें, बैसिलस थुरिंजिएंसिस का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से, जो जैविक रसायन कीटनाशी है। और इसके बदले अगर मान लीजिए कि बीटी आपको उपलब्ध होने में कोई कठिनाई हो, तो ऐसी स्थिति में आप ये क्लोरपाइरीफॉस और साइपरमेथ्रिन कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट, संयुक्त उत्पाद क्लोरपाइरीफॉस 50% और साइपरमेथ्रिन 5% का कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट का अगर आप छिड़काव कर देंगे, तो हम समझते हैं कि आपकी फसल उस कीट से पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगी। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे हैं और भी महत्वपूर्ण जानकारियां, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, आंवले के बाग फलों से लदे हुए हैं और किसान इनकी तुड़ाई का काम भी कर रहे हैं, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि किसान इसकी तुड़ाई करते वक्त सावधानी नहीं रखते, जिससे एक तो बाजार में अच्छा दाम नहीं मिलता, वहीं दूसरी तरफ फलों की क्वालिटी भी खराब हो जाती है और इस प्रकार किसानों को हानि उठानी पड़ती है। इसीलिए किसान आंवले की तुड़ाई के वक्त और तुड़ाई के बाद कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखें ताकि फलों का अच्छा बाजार भाव मिल सके, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं बागवानी विशेषज्ञ एनके गुप्ता। किसान भाइयों, हमको तो कैसे मालूम करें कि हमारे आंवले के फल पक गए हैं? किसान भाइयों, औषधि गुणों से भरपूर आंवले की बात करें तो इस समय आंवले के पौधों पर फल लगे हुए हैं। तो जो किसान भाई आंवले के फलों की तुड़ाई करने वाले हैं तो वो इसकी सही परिपक्वता की पहचान कर तुड़ाई करें, परंतु अधिकांश किसान सही पहचान नहीं कर पाते हैं। तो आंवले के फलों की परिपक्वता की सही पहचान क्या है, इस बारे में आइए जानते हैं। तो आप जो मेरे हाथ में जो फल दिख रहे हैं, ये पकाव की अपनी पूर्ण अवस्था पे आ चुका है और अपनी पूर्ण आकार को इसने ग्रहण कर लिया। बस इसमें थोड़ा कलर परिवर्तन होना है, थोड़ी इसकी साइज को पूरी तरह से परिपक्व होना है। तुड़ाई आप जब पूर्ण रूप से पक जाए तो आप जो देख रहे हो आंवले, जिसमें बड़े बड़े आंवले दिख रहे हैं, ये पूर्ण पकाव पर, इसमें कुछ छोटे हैं जो पानी की कमी के कारण से रुके हुए हैं। तो पानी देंगे तो ये भी फूल जाएंगे। फूलने के पश्चात तो आज से 15-20 दिन प्रथम सप्ताह तक आप इनकी अच्छी तरह से तुड़ाई कर सकते हो। बागबान भाइयों को आंवले के फलों का अधिक मूल्य मिले, इसके लिए फल तुड़ाई के बाद फलों का श्रेणीकरण करें, लेकिन अधिकतर किसानों को फलों के श्रेणीकरण का सही तरीका नहीं मालूम होने के कारण जैसे तैसे पैकिंग कर देते हैं और ऐसे फलों का बाजार में दाम कम मिलता है। तो किसान भाई आंवले के फलों की तुड़ाई के बाद श्रेणीकरण व पैकिंग किस तरह से करें, इस हेतु सुझाव के लिए मिलते हैं। और एक और विशेष ध्यान रखें कि अपन जब इनको बेचने जाएं
तो अपन जितना इनका श्रेणीकरण करके यानी कि ग्रेडिंग करके फलों को बेचेंगे उतने ही आपको अच्छे दाम और आपको मुनाफा होगा, जिसको श्रेणीकरण बोलते हैं। अगर मोटी साइज के अलग, दाग धब्बे वाले आंवले अलग और छोटे वाले आंवले अलग, तो बाजार में आपकी साख भी बनी रहेगी। आपने जो गुणवत्ता आंवले वाले जो है कई मुरब्बा बनाने वाले लेने आते हैं, उनको विशेष अच्छी क्वालिटी के आंवले चाहिए, वो ले लेते हैं। तो दोनों को आप अलग अलग जगह पर अलग अलग बढ़िया दाम उनकी आवश्यकता के अनुसार बेच सकते हो। तो इस प्रकार सही रूप से सही स्टेज पर आप तुड़ाई करते हो और सही प्रकार से जब आप श्रेणीकरण करते हो तो आपको न केवल आपको पैसा अच्छे मिलता है और इसमें आपको आपकी पैदावार, आपकी इनकम बहुत बढ़िया हो सकती है। आगे और भी है बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के बहुत से किसानों के यहाँ अभी रबी मक्के की फसल खेतों में खड़ी है और इस समय फसल में कुछ पोषक तत्वों की कमी देखी जा रही है। लेकिन फसल में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है, इस चीज को किसान समझ नहीं पाते और फसल में अनावश्यक रसायनों का छिड़काव करने लगते हैं, जिससे फसल को कोई लाभ नहीं होता। इसीलिए किसान मक्के की फसल में पोषक तत्वों की कमी को पहचान कर इनकी पूर्ति किस तरह से करें, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला कटिहार के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रमाकांत सिंह से। हमारे किसान भाई जो मक्का लगाते हैं खेत में, मक्के पर वो विभिन्न तरह के दवाओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो दवा का प्रयोग कर रहे हैं उस दवा के बदले अगर कुछ पोषक तत्वों का पर भी अपना ध्यान दें तो बेहतर परिणाम पाएंगे। हमारे पास जो भी 16 आवश्यक पोषक तत्व हैं जिसको पौधा लेकर के अपना जीवन चक्र को पूरा करता है, उसमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और मैग्नीशियम, इसका जो है लक्षण जो पुराने पत्तियों के ऊपर दिखाई पड़ता है। इसके अलावा जो भी पोषक तत्व हैं उसका लक्षण जो है नए पत्तियों के ऊपर अपना विभिन्न रूप में लक्षण दिखाई देता है। उसको हमें पहचानने की जो सख्त जरूरत है। मक्का की खेती बिहार में बड़े पैमाने पर की जाती है और कई किसान इसकी खेती तीनों मौसम में करते हैं, जिससे भूमि में पौधों के लिए जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और ये फसलों की बढ़वार और उत्पादन को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ढंग से प्रभावित करती है। और इसलिए मक्के के पौधे की उर्वरक मांग को जानना बेहद जरूरी है और किसान अक्सर यहीं चूक कर जाते हैं। पौधे और पत्तियों पर इनकी कमी के लक्षण साफ दिखाई देते हैं। तो किसान भाइयों, आप मक्के के पौधों की उर्वरक मांग को कैसे पहचानेंगे, आइए जानते हैं। जैसे अगर हम नाइट्रोजन पोषक तत्व लेते हैं जो कि मृदा में बहुत ज़्यादा मात्रा में चलायमान होता है, ये अपना लक्षण जो दिखाता है, अगर पत्ता निचला पत्ता उल्टा भी कलर, जिसे जो अंग्रेजी का भी शेप होता है, उसमें उल्टे की तरफ का अगर नस जहाँ पर है उसके पास से ऊपर की तरफ सूखते हुए जाते हैं तो उसको हम मानते हैं कि नाइट्रोजन की कमी की वजह से है, यूरिया की कमी की वजह से है। ये सेकेंड स्टेप है। पहले अवस्था में जो पत्ती है पीला होती है और पीला होने के बाद उसमें से जो उल्टे भी के आकार का लक्षण दिखाई पड़ता है। दूसरा, अगर कुछ किसान भाइयों खेत को देखा जाए, मक्के की पत्ती जो है पूरा बैंगनी दिखाई पड़ता है, पत्ती के अलावा तना भी बैंगनी कलर का हो जाता है। वो जो है पूरी तरह से फास्फोरस की कमी का लक्षण है। उस फास्फोरस को अगर आप उचित मात्रा में अगर फसल लगाने से पहले आप दिए होते मिट्टी में तो उसका लक्षण ये नहीं आ पाता। इसके अलावा एक लक्षण मिलता है आपको कि पत्ती जो है ऊपर की तरफ से नीचे सूखती हुई अवस्था में आती है, यानी कि भी जो उल्टा अगर अंग्रेजी के भी शेप कर दिया जाए उस तरह का नोक की तरफ सूखेगा और पत्ती के किनारे किनारे पीछे की तरफ सूखते हुए जाएगा। ये जो लक्षण होता है पोटास की कमी का लक्षण होता है। आगे हम बढ़ते हैं तो देखें, जो जिंक एक हमारा बहुत ही आवश्यक और मुख्य पोषक तत्व है और ख़ास करके कोसी रीजन में देखा जाता है कि मक्के के ऊपर पत्ती जो है
सफ़ेद सफ़ेद रंग का लक्षण दिखाई पड़ता है, पट्टी उसका सफ़ेद हो जाती है, उस अवस्था में हम अगर जिंक सल्फेट का प्रयोग करें, जिंक का प्रयोग करें, तभी हम सुधार पाएंगे। क्योंकि अगर पत्ती सफ़ेद रंग का लाइनिंग बना पाती है तो इसका मतलब कि उसमें जिंक की कमी है और जिंक देकर के हम सुधार सकते हैं। एक स्पष्ट लक्षण दिखता है कि पत्ता जो चलता है उसमें लंबा लंबा लाइनिंग बन जाती है, सीधे सीधे पत्ते के ऊपर लाइनिंग नीचे से लेकर के ऊपर की तरफ दिखाई पड़ता है। वो लक्षण जो है मैंगनीज की वजह से होता है और उसको मैंगनीज वाले पोषक तत्वों को देकर के हम उसकी आपूर्ति कर सकते हैं। इसके अलावा एक बोरान पोषक तत्व होता है। बोरान में क्या होता है कि बोरान का मुख्य काम जो होता है, जो कोशिका बनती है और पौधों की बढ़वार होता है, उस बढ़वार को कोशिका के जो बाहरी किनारा होता है उसको मजबूत बनाता है, उसको सही ढंग से बढ़ाता है। इसके अलावा उसका सबसे महत्वपूर्ण काम जो होता है, जो पोलन ग्रेन्स हैं या जो उसके बीज बनने, दाना बनने के लिए जो आवश्यक चीज़ पोलन ग्रेन होता है, जिसमें फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है, उसको ये मजबूती प्रदान करता है और उसका ड्यूरेशन बढ़ाता है, जिससे कि दाने बनने में समस्या नहीं आती है। इस प्रकार किसान भाई मक्के की फसल में आप पोषक तत्वों की कमी को पहचान कर इनकी पूर्ति कर सकते हैं और मक्के की फसल से अच्छा उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला मधुबनी से प्रशांत कुमार जी ने। यह लहसुन की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो प्रशांत कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जो किसान भाई लहसुन की खेती कर रहे हैं और जिनकी लहसुन की फसल खेतों में अभी है, उन किसान भाइयों को विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। चूँकि आपका लहसुन का फसल जो है पौध है वो 1 से 1.5 महीने का होने वाला होगा। किसान भाइयों, किसी भी फसल में सिंचाई का एक अहम योगदान होता है, तो आप लहसुन की फसल में सिंचाई कौन कौन सी अवस्था में करें तथा इसमें कितनी सिंचाई करें, आइए जानते हैं। लहसुन की खेती में वो सिंचाई की बात है। जब भी खेत में नमी की कमी हो तो आप खेत में उसका प्रयोग करें। ठंड के मौसम में सिंचाई आप हर एक 10 से 12 दिनों के अंतराल पर देते रहें कि खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करने का। तो किसान भाई, जो भी आपका नाइट्रोजन की मात्रा आपने जो बचा के रखा था, जो कि आप लहसुन के खेतों में 1 महीने के बाद प्रयोग करेंगे, तो उसकी मात्रा आपका 30 दिनों के बाद आप उसका प्रयोग करें। उसकी दूसरी मात्रा आप जो है 55 से 60 दिनों के बीच में आप इसका इस्तेमाल कीजिए। तो ऐसे में किसान भाइयों को चाहिए कि जो आपने 120 किलो नाइट्रोजन का प्रयोग किया था, उसकी 60 किलो मात्रा पहले आपने डाला था, तो 30 किलो मात्रा अभी आप प्रयोग करें और फिर 30 किलो जो मात्रा बच जाती है उसका आप 55 से 60 दिनों के बीच में आप उसका इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, लहसुन एक नकदी फसल है और इस समय इस फसल में कुछ जरूरी कार्यों को करना होता है, जैसे कि खरपतवार का नियंत्रण। तो आप इस फसल में खरपतवार पर नियंत्रण किस प्रकार करें, आइए जानते हैं। आपके अगर खरपतवार उगाए हैं तो ऐसे में किसान भाइयों को चाहिए कि आप इसकी निकाई गुड़ाई करें। कोई भी हर्बिसाइड, वीडीसाइड का इस्तेमाल करें। इसके लिए ऑक्सीफ्लोरोफेन, पेंडिमेथलिन या स्टाम्प नामक दवा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, लहसुन की फसल में अगर कीट एवं रोगों की बात करें तो मुख्य रूप से इसमें मृदु रोमल फफूंदी रोग का प्रकोप अधिक होता है। इसमें पत्तियों की सतह पर एवं डंठल पर बैगनी रंग के रोएं उभर आते हैं। तो आप इनकी रोकथाम किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं। जैसे ही मौसम थोड़ा ठंड पड़ जाता है, बादल छा जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आपको जो रोगों से बचाव के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि डायथेन M45 और कार्बेंडाजिम दोनों बदल के 15 दिन के अंतराल पे आप इसका छिड़काव करें।
और इसको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर के छिड़काव करें। जो थ्रिप्स होते हैं, कीट जो मात्रा होती है, उसकी भी संख्या बढ़ना शुरू हो जाती है। एक लहसुन के पौधे में 30 अगर थ्रिप्स के कीट दिखते हैं तो समझिए कि आपका पौधा बहुत ज़्यादा डैमेज होने वाला है। थ्रिप्स के रोकथाम के लिए आप प्रोफेनोफॉस नामक दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला करके आप इसका छिड़काव करें तो थ्रिप्स से होने वाले नुकसान से हम लोग बच सकते हैं। तो इससे हमारे जो बल्ब बनते हैं वो बड़े बनते हैं और उपज अधिक प्राप्त होती है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। रबी फसलों में लगने वाले कजरा कीट की पहचान और रोकथाम के उपाय, अच्छी बढ़वार हेतु मटर की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामूजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।